आज इफ़रा और अलीसा की खीर की रस्म थी और इसी वजह से बीजान के हुक्म से जान सेब और मुकसिम को भी घर ही रहना था। उन्हें तो बड़ी खुशी थी कि सारा दिन अपनी बीवियों के साथ गुजारेंगे, जबकि इफ़रा और अलीसा दोनों की सांस से अटकी हुई थी, क्योंकि वो दोनों ही उन्हें नसरों ही नसरों में इतना तंग कर रहे थे कि उनका दिल चाह रहा था कि उन्हें धक्के देकर हवेली से निकाल दे और बोले, जाओ मियाँ, तुम लोग काम ही करो, घर रहकर हमें परेशान ना करो। उनकी खीर की रस्म में अलीसा की फैमिली और दोस्तें भी शामिल थीं, जबकि उन सबका सुनकर सैयद साहब भी वहीं पर टपक पड़े। आसान अल्फाज में बोला जाए तो बिन बुलाए मेहमान। दाद को अलीसा ने दावत दी थी और उससे शिकायत भी थी कि वो उसकी शादी में क्यों नहीं आया, जिसका मदावा करने के लिए दाद भी वहां पर शिरकत ला रहा था। अलीसा, फरी, जाओ बेटा, दोनों तैयार हो जाओ, भाई सब मेहमान आ चुके हैं, जाओ शाबाश। समरा बेगम अलीसा और इफ्रा की तरफ देखती हुई बोली, क्या ये सब आ भी गए और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अलीसा को अपनी फिक्र लाक हुई। हाँ जाओ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। समरा बेगम मुस्कुराती हुई बोली, जी ठीक है। अलीसा एक आखिरी नजर अपनी बनाई की खीर की तरफ देखती तैयार होने चली गई, जबकि उसके पीछे पीछे इफ्रा भी थी, क्योंकि उससे भी तैयार होना था और भी रस्म होनी थी। अलीसा कमरे में दाखिल हुई तो मुकसिम बेड पर बैठा, अपनी टांगें लंबी किए गोद में लैपटॉप रखे, आंखों पर ग्लासेस लगाए जल्दी जल्दी लैपटॉप पर उंगलियां चलाने में मसरूफ था। अलीसा ने एक नज़र उसे देखा और फ्रेश होने चली गई। अलीसा के जाते ही मुकसिम ने नजरें उठाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, जहां अभी अलीसा बंद हुई थी, और फिर सर झटक कर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। अलीसा फ्रेश होकर बाहर निकली और चलते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। ब्रश पकड़कर अपने बाल ब्रश करने लगी। बाल बनाने के बाद उसने अपने कानों में झुमके और गले में सरदार साहब का दिया हुआ लॉकेट पहना, जो हमेशा से उसके गले की जीनत बना रहता था, जबकि हाथ में मुकसिम की दी हुई अंगूठी मौजूद थी। अलीसा ने लाइट सा मेकअप करके अपना दुपट्टा सेट किया और एक आखिरी नजर खुद पर डालती मुकसिम की जानिब मुड़ी, जो अभी भी उसी तरह बैठा अपने काम में मसरूफ था। मीर चले, सब नीचे आ गए हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। अलीसा दराज में से अपना फ़ोन ढूंढते हुए बोली। अपने करीब अलीसा की आवाज़ सुनकर मुकसिम ने लैपटॉप से नज़रें हटाकर अलीसा की जानिब देखा तो उसकी नज़रें उस पर ठहर सी गईं। वो डार्क रेड कलर की लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस, जिस पर हल्की हल्की कढ़ाई हुई थी, साथ तंग चूड़ीदार पजामा पहने, मैचिंग दुपट्टा कंधे पर डाले, आगे से बालों को पकड़कर पीछे कैचर में कैद किए, हल्के फुल्के मेकअप और ज्वेलरी में दिन के वक्त उसके होश ठिकाने लगाने को तैयार थी। वो मुसलसल अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए वो कभी एक दराज खोलती तो कभी दूसरा। उसके हाथों की हरकत से कलाइयों में भर भर कर पहनी डीप रेड कलर की चूड़ियों का रक्स माहौल में अजीब सा शोर पैदा कर रहा था, जो मुकसिम के दिल की तार को छेड़ रहा था। आखिरकार अलीसा को उसका मोबाइल मिल ही गया। अपना मोबाइल हाथ में पकड़ती वो मुकसिम की जाने मुड़ी, मगर उसे टिकटिकी बांधे खुद की तरफ देखता पाकर घबराई। चली नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। अलीसा मुकसिम की तरफ देखती दोबारा बोली तो मुकसिम अपना लैपटॉप साइड पर रखता, अपने ग्लासेस उतारता, बेड से उठता चलता हुआ अलीसा के करीब आया। बेगम, अगर इतनी खूबसूरत लगोगी तो ना मैं खुद जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। मुकसिम उसके करीब जाते आंखों में शौक के लिए बोला, खबरदार, अगर आपने कोई भी उल्टी हरकत की तो मैं अभी बहुत मुश्किल से तैयार हुई हूँ। अलीसा उंगली उठाकर उसे ऑन करते हुए बोली। तुम्हारी खबरदार की ऐसी की तैसी। मुकसिम बोलता एक झटके से उसे अपनी बाजू में उठा चुका था। मीर नहीं, प्लीज मुझे छोड़ें, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, मुझे नीचे जाना है। अलीसा मुकसिम की बाहों में बुरी तरह मचलती हुई बोली। नहीं बेगम, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम नहीं जा सकती। जाओगी तो सिर्फ मेरी मर्जी से और मेरे साथ। और अब तुम ऐसा क्या करती हो कि मेरी मर्जी जल्दी बदल जाए, ये तुम पर डिपेंड करता है। मुकसिम उसे नरमी से बेड पर लेटाते उस पर झुकते हुए बोला, नहीं ना, प्लीज, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। अलीसा भरपूर मज़ामत करते हुए बोली। सारी तुम्हारी ही सुनूंगा बेगम, लेकिन इस मामले में तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस मामले में सिर्फ तुम मेरी सुनोगी। मुकसिम उसके दोनों हाथ जो मुसलसल चल रहे थे अपने हाथों में कैद करते हुए बोला, अगर आपने जरा सा भी मेरा मेकअप खराब किया ना तो मैं खून पी जाऊंगी आपका। अलीसा को सिर्फ अपने मेकअप की फिक्र थी, जो उसने बहुत मेहनत से किया था। चलो पी कर दिखाओ। मुकसिम उसके होंठों पर झुकते हुए बोला। मीर नहीं, पीछे हटे। अलीसा मुकसिम के हाथ से अपना हाथ छुड़वाती उसके सीने पर दोनों हाथ रखे उसे पीछे को धकेलती हुई बोली, और मौका मिलते ही फौरन भागने की कोशिश की, जबकि उसके भागने से पहले ही मुकसिम उससे दोबारा दबोच चुका था। अब तो तुम्हें मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा बेगम। मुकसिम उसका दोनों हाथ सख्ती से अपने हाथों में जकड़ता
تکیے کے ساتھ لگائے اس کے ہونٹوں پر پورا فوکس رکھتے جھکا اور اس کی سانسیں قید کر گیا، جبکہ لیسا مسلسل مذمت کرتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جتنی مذمت کرتی محسن اتنی ہی سختی سے اسے خود میں بھینچ لیتا۔ آہستہ آہستہ لیسا کی مذمت بھی دم توڑنے لگی۔ افرا کمرے میں تیار ہو رہی تھی جب جان زیب کمرے کا دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا۔ افرا نے ایک نظر جان زیب کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ جان زیب باغور اس کی طرف دیکھتا چلتا ہوا آ رہا تھا، جو گلابی رنگ کا ڈریس پہنے خود بھی گلابی سی لگ رہی تھی، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، ہلکی پھلکی جولری پہنے اور بال کھولے چھوڑے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جان زیب نے پیچھے سے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے کندھے پر تھوڑی رکھ کر سامنے آئینے میں اپنا اور افرا کا عکس دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ افرا ہونٹوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ لیے بولی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ جان زیب اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کے لو کو چوم گیا۔ آپ بھی؟ افرا جان زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو ڈارک براؤن شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر اجرک ڈالے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں گھڑی پہنے اور اپنی بھرپور وجاہت لیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اچھا، ایسے تو میں نہیں مانوں گا، اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا تمہیں۔ جان زیب شوق لہجے میں بولتا افرا کو کمر سے تھامتا ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا چکا تھا اور اس کی طرف جھکتے دائیں بائیں اپنے بازو رکھتے اس کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ افرا اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بولی تو جان زیب نے اپنا دایاں گال افرا کے آگے کر دیا۔ جان زیب؟ افرا گھبرائی۔ تمہاری محبت ہوں اور اس کے علاوہ تمہارا شوہر بھی ہوں، میری اتنی سی نزدیکی پر تم گھبرا جاتی ہو۔ جان زیب افرا کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تو افرا نظریں جھکا گئی، کیونکہ یہ تو سچ تھا کہ جب جان زیب اس کے قریب آیا تھا وہ ایسے ہی گھبرا جاتی تھی۔ کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ تمہیں مجھ پر اعتماد، اعتبار، یقین کچھ نہیں؟ جان زیب شاید کچھ اور ہی جاننا چاہتا تھا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، میرے اعتماد کا سفر آپ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ افرا جان زیب کی بات پر تڑپ کر بولی۔ پھر تم مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ میں تو تمہاری محبت دیکھنا چاہتا ہوں، مگر تم نے تو ایک… جان زیب ابھی اپنا جملہ پورا کرتا ہوں، افرا نے اپنے ہاتھوں سے جان زیب کا چہرہ تھام کر اپنے کپ کپاتے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ افرا کی اس حرکت پر جان زیب حیرت کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا، پھر کچھ سوچتے مسکرایا اور افرا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے اور نزدیک کرتے اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ افرا کی پیش قدمی جان زیب کو سرشار کر گئی تھی، جبکہ افرا سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ محسن بیڈ پر بیٹھا باغور علیسا کی جانب دیکھ رہا تھا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی اور ساتھ میں پٹک پٹک کر چیزیں رکھ رہی تھی، جیسے وہ محسن کا سارا غصہ ان چیزوں پر اتار رہی ہو۔ بیگم، آپ کا شوہر یہیں پر موجود ہے، اس کا غصہ اسی پر اتار لو، ان بے جان چیزوں کا کیا قصور؟ محسن اٹھتے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، اگر آپ میرے قریب آئے نا تو قسم سے میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ علیسا محسن کی طرف دیکھتی خطرناک حد تک غصے سے بولی، مت چھوڑو میری جان، میں تو خود چاہتا ہوں کہ تم مجھے کبھی مت چھوڑو۔ محسن ایک ہی جسم میں اس تک پہنچ چکا تھا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیگم غصے میں اتنی خوبصورت لگتی ہے۔ محسن اس کے گالوں پر چھائی لالی کی طرف دیکھتا اس کے گال پر لب رکھ چکا تھا۔ میر نہیں کریں پلیز، علیسا محسن کی طرف دیکھتی بے بس سے بولی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس سے قریب آتے محسن اس پر ایسا کون سا جادو پھونکتا ہے جو اس کے سحر میں جکڑ جاتی ہے۔ You are the light that illuminates my life. You are the best gift from Allah to me. تم میری زندگی کو روشن کرنے والا نور ہو، تم میرے لیے اللہ کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہو۔ محسن علیسا سے بولتا اس کی پیشانی پر محبت سے لب رکھا تو علیسا مسکرا دی۔ بس اتنا سا غصہ تھا؟ محسن علیسا کی طرف دیکھتے چمکتی آنکھوں سے بولا، آپ بہت برے ہیں۔ علیسا محسن کے بازو پر ایک مکہ رسید کرتے ہوئے بولی تو محسن کا خوبصورت کہکا کمرے میں گونجا۔ چلیں بھی، سب انتظار کر رہے ہیں۔ علیسا اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی محسن کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف چل دی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ان سب کی نظریں سیڑھیوں کی طرف گئیں جہاں سے علیسا اور محسن اتر کر آ رہے تھے۔ علیسا ڈیپ ریڈ کلر کے ڈریس میں، جبکہ محسن بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، براؤن اجرک کندھوں پر ڈالے اپنی بھرپور وجاہت اور خوبصورتی لیے علیسا کے ساتھ سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ سب نے دیکھتے ہی بے ساختہ ماشاءاللہ بولا، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی صبا انگارے چباتی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا
کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہیں تو کیوں ہیں. اس کا جی چاہ رہا تھا ابھی علیسا کو محسن سے الگ کر کے اٹھا کر اس حویلی سے باہر پھینک دے. السلام علیکم. انہوں نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے مشترکہ سلام کیا. وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسے ہو؟ آمنہ بیگم اور سردار صاحب اٹھ کھڑے ہوئے. پہلے تو اپنی بیٹی سے ملے اور پھر داماد سے، اور انہیں ڈھیروں دعائیں دیں. اور اب ان دونوں سے علیسا کے بھائی مل رہے تھے. اس کے بعد مریم اور عائشہ ملی. محسن جا کر زاہد کے ساتھ بیٹھ گیا اور علیسا عاصم کے ساتھ. یہ تو شروع سے ہی طے تھا، وہ اپنے اس بھائی کی دیوانی تھی. السلام علیکم ایوری ون. ابھی وہ سب باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں اپنے قریب سے جہاں سیب کی آواز سنائی دی. سب نے نظریں اٹھا کر جہاں سیب کی طرف دیکھا. شفرا کا ہاتھ تھامے انہی کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا. وعلیکم السلام، کیسے ہو بچوں؟ سردار صاحب اور آمنہ بیگم ان دونوں سے بالکل اپنے بچوں کی طرح ملے اور کچھ ہی دیر میں پورے لاؤنج میں باتوں اور کہکے گونج رہے تھے. بے جان خوش ہوتی اپنے گھر کی رونقوں کو جان نثار نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں کہ اللہ پاک ان کی زندگیوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش اور آباد رکھے اور انہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی خوش رکھے. اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جب افرا اور علیسا سب کو کھیر سرو کر رہی تھیں. ان دونوں نے ہی اپنی اپنی کھیر الگ الگ بنائی تھی اور اب سب کو وہ دونوں ہی سرو کر رہی تھیں. سب کو کھیر سرو کرنے کے بعد علیسا محسن کے ساتھ والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور افرا بھی جہاں سیب کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی. اب سب نے کھیر کھانی تھی اور ان دونوں کی تعریف کرنی تھی جس کی یہ دونوں بے صبری سے منتظر تھیں. سربراہی کرسی پر بی جان اور ان کی دائیں جانب عالم صاحب جبکہ بائیں جانب رفیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے. رفیق صاحب کے ساتھ ان کی بیگم اور عالم صاحب کے ساتھ رضیہ بیگم. ان کے ساتھ والی کرسی پر سردار صاحب اور ساتھ آمنہ بیگم اور ان کی آگے والی کرسی پر داد اور اس کے ساتھ زید کے ساتھ مریم اور عائشہ اور صبا آگے کی جانب علیسا اور محسن ان کے سامنے جبکہ جہاں زیب اور افرا ان کے ساتھ والی دونوں کرسیوں پر عاصم اور عمر جبکہ علیسا کے ساتھ والی دونوں کرسیوں پر علی اور احمد برجمان تھے. واہ آپی، کیا کھیر بنائی ہے آپ نے، دل کر رہا ہے آپ کے ہاتھ چوم لوں. کدھر ہیں آپ کے ہاتھ؟ احمد علیسا کی طرف دیکھتے جوش سے بولا. یہ لے، یہ ہے ہاتھ. علی جو علیسا کے ساتھ والی ہی کرسی پر بیٹھا تھا علیسا کا ہاتھ پکڑتے احمد کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا. احمد بھی اپنی جگہ سے اٹھا علیسا کی طرف گیا. بڑے ادب و آداب سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر لبوں سے لگا گیا جبکہ اس کی حرکت پر علیسا کی ہنسی نکل گئی. وہ جو کب سے کنٹرول کیے بیٹھی تھی اس بار وہ ہنسی اور ہنسی چلی گئی. آخر اس کے بھائی تھے ہی افلاطون اور یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتی تھی. علیسا کے کہکے میں وہاں موجود تمام افراد کے کہکے بھی شامل تھے سوائے صبا کے. آگے بہت اچھی کھیر بنائی ہے آپ نے بھابھی. افرا نے بھی پسندیدگی کا اظہار کیا. تم نے بھی بہت اچھی بنائی ہے. علیسا بھی مسکرا کر بولی. ماشاءاللہ، ہماری دونوں بچیوں نے ہی بہت لذیذ کھیر بنائی ہے. ادھر آؤ بیٹا. عالم صاحب علیسا اور افرا کو اپنے پاس بلاتے ہوئے بولے تو وہ دونوں مسکراتی ہوئی اٹھی اور ان کے پاس گئیں. عالم صاحب نے اپنی جیب میں سے بہت سارے 5,000 کے نوٹ نکالے اور آدھے علیسا اور آدھے افرا کی جانب بڑھائے. افرا نے تو مسکرا کر پکڑ لیے مگر علیسا نے پکڑنے کی بجائے بی جان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو علیسا نے مسکرا کر عالم صاحب کے ہاتھ سے پیسے پکڑ لیے اور شکریہ بولتی واپس جا کر بیٹھ گئی. علیسا نے بھی کھیر کا پہلا چمچ لیا تھا جب محسن اپنا رخ علیسا کی جانب کرتا اس کے آگے بڑی پلیٹ کو اپنی جانب کھسکا کر اپنے اور علیسا کے درمیان کر چکا تھا اور اب بڑے مزے سے اپنی پلیٹ چھوڑ کر علیسا کی پلیٹ سے کھا رہا تھا. محسن کو ایسا کھاتا دیکھ کر سب نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی جبکہ علیسا کو محسن کی حرکت سب کے سامنے شرمندہ کر رہی تھی. میر کیا کر رہے ہیں یہ؟ آپ سب دیکھ رہے ہیں. علیسا محسن کی طرف دیکھتی ہلکی سی آواز میں بولی. میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو کھا رہا ہوں. اور تم کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ محسن بولتا ہی اس کے منہ میں زبردستی کھیر کا چمچہ ڈال چکا تھا. علیسا شرمندہ سی ہوتی اپنا سر جھکا گئی. اوہ مائی گاڈ، اتنا پیار. عائشہ علیسا کی طرف دیکھتی اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو علیسا کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا جبکہ چہرہ شرم سے سرخ پڑ چکا تھا. مریم نے گردن گھما کر زید کی طرف دیکھا. اس کے دیکھنے سے زید نے بھی اس کی طرف دیکھا اور ایک دائیں آئی برو اچکائی. اس کی حرکت پر مریم نے اسے گھورا. گھورتی کیوں ہو بیگم؟ لو، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ہی کھلا دیتا ہوں. زید شوخی سے بولتا اپنی پلیٹ میں سے کھیر کا چمچ بھر کر مریم کے منہ میں زبردستی ڈال چکا تھا جبکہ مریم تو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے ہی رہ گئی اور زید کی اس حرکت پر پورے ڈائننگ ٹیبل پر سب کے کہکے چھوٹے تھے جبکہ ینگ پارٹی تو ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی. کھیر کھانے کے بعد سب نے کھانا کھایا تھا، یہ بھی محسن کے کہنے پر
क्योंकि उसका कहना था कि सबसे पहले मेरी बेगम के हाथ ही की खीर खाएंगे, फिर खाना। उसके अजीब से लॉजिक पर एतराज़ भी किसी ने नहीं किया था। खाना खाने के बाद सब बड़े एक तरफ और यंग पार्टी एक तरफ बैठी थी, जिनमें अलीसा मौजूद नहीं थी। वो सब बड़ों के लिए चाय बनाने गई थी, जबकि बाकी सब बातों में मसरूफ़ थे, और मुकसिम की निगाहें बार बार अलीसा की तलाश में थी। और आखिरकार उसे अपने दिल का करार नजर आ ही गया, जो उसकी तरफ आने की बजाय अपने भाई की तरफ जा रही थी। अलीसा किचन से निकलती बाहर लॉन में आई, जहाँ सब मौजूद थे। अलीसा ने आसिम की तरफ देखा, जो बहुत चुप चुप सा था। अलीसा उसे देखकर मुस्कुराई और चलती आसिम की तरफ गई। सैम, अलीसा ने उससे करीब जाते उसे पुकारा। जी आपी। आसिम अलीसा की तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या बात है, मेरा शहजादा इतना चुप चुप क्यों है? अलीसा उसके साथ बैठी बहुत प्यार से पूछ रही थी। कुछ भी नहीं आपी। आसिम मुस्कुराकर बोला। कुछ क्यों नहीं, कुछ तो है। अलीसा उसके और करीब हुई। आपी, सच बताऊं तो आपके बगैर दिल ही नहीं लगता। आपको मिस करता हूँ। अब तो मैं स्ट्रॉबेरी शेक भी नहीं पीता, क्योंकि वो तो मैं आपके लिए बनाता था और आपके साथ पीता था। आसिम अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, जबकि उसकी बातों में साफ उदासी झलक रही थी। अच्छा, अगर मुझे मिस करते हो तो मुझे फ़ोन कर लिया करो। अलीसा प्यार से उसके माथे से बाल पीछे करते हुए बोली। पर आपी, आपको देखूं कैसे? आपको तो देखने के लिए भी तरस जाते हैं। आसिम ने एक और मसला पेश किया। तो वीडियो कॉल कर लिया करो, पर ऐसे उदास तो ना हो। अलीसा ने हल बताया। उससे अपने भाई की उदासी देखी नहीं जा रही थी। अच्छा चलो, अब मूड ठीक करो। मेरा भाई मुझे ऐसे उदास बिल्कुल नहीं चाहिए। अलीसा उसकी एक गाल पर प्यार से हाथ रखती हुई बोली, तो आसिम मुस्कुरा दिया। जबकि इतनी देर से उन दोनों ही को देखता मुकसिम ये सोच रहा था कि अलीसा कितने हुनर जानती थी किसी को उदासी से खुशी की तरफ लाने के। वो दिल की ही हसीन थी, बिना कोई खोट, दिल में रखे सबसे खुश दिली से मिलती थी। अल्लाह ने उसे वाकई एक बीवी नहीं, अपना अनमोल तोहफा दिया था, जिसकी कीमत और कदर सिर्फ मुकसिम मीर अहमद ही जानता था। अच्छा चलो, हम स्ट्रॉबेरी शेक बनाते हैं। अलीसा आसिम का हाथ पकड़ती उठाते हुए बोली। तो आसिम भी उठ खड़ा हुआ, और वो दोनों बाकी सबसे बेनियाज उठते वहां से चले गए। ये दोनों किधर गए? आयशा आसिम और लीसा की पुश को देखती हुई बोली, जो अब हवेली के दरवाजे पर थे। जाओ पूछ कर आओ। मरियम आयशा की तरफ देखती हुई बोली। अच्छा। आयशा उठ भी गई। पागल लड़की, कोई काम होगा तभी तो वो दोनों अकेले गए हैं। अकल से भी काम ले लिया करो। मरियम आयशा का हाथ पकड़ती वापस बैठाते हुए बोली, जबकि आयशा ने मुंह बनाकर मरियम की तरफ देखा और दोबारा फिर से बातों में मसरूफ हो गए। सब लोग वापस जा चुके थे, और इस वक्त अलीसा किचन में खड़ी अपने लिए कॉफ़ी और मुकसिम के लिए चाय बना रही थी। चाय बनाकर अलीसा ने 2 कप्स में डाली और उन्हें ट्रे में रखा। जब भी मुलासमा ने आकर अलीसा को मुखातिब किया। बीबी जी, वो बाहर आपका फ़ोन बज रहा है। मुलासमा अलीसा की तरफ देखते हुए बोली। मेरा फ़ोन तो रूम में है। फिर? अलीसा मुलासमा की तरफ देखती हुई बोली। बीबी, वो लैंडलाइन पर किसी का फ़ोन आ रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। अलीसा बोलती किचन से निकल गई, और अलीसा के निकलते ही सबा किचन में दाखिल हुई और अपने दुपट्टे में छुपाई एक शीशी निकाली और अलीसा की कॉफ़ी में मिला दी। ये लो, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी। सबा मुलाजमा के हाथ में पैसे रखते हुए बोली, तो पैसे देखकर मुलाजमा की आंखें चमकी। उसने जल्दी से पैसे थामे, हाँ में सर हिलाया और किचन से बाहर निकल गई। सबा भी अपनी मकरू मुस्कुराहट लिए किचन से चली गई। अलीसा किचन में वापस आई और ट्रे उठाकर कमरे की तरफ चल दी। पता नहीं कौन था इस वक्त, बोल ही नहीं रहा था। अलीसा बड़बड़ाती कमरे में दाखिल हुई। मुकसिम सोफे पर बैठा अपना लैपटॉप लिए अपने काम में मसरूफ था। अलीसा मुकसिम को देखकर मुस्कुराई। आपकी चाय? अलीसा मुकसिम के सामने चाय रखती हुई बोली, तो मुकसिम ने भी मुस्कुरा दिया। अलबत्ता नज़रें अभी भी लैपटॉप पर ही थी। अलीसा अपनी कॉफ़ी लेती बेड पर बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता कॉफ़ी की खून पड़ने लगी। अभी अलीसा ने आधी कॉफ़ी ही पी थी जब उस पर कनूत की तारी होने लगी। अलीसा ने कॉफ़ी पीकर कप साइड टेबल पर रखा और सीधी होकर लेट गई और करवट दाएं जाने बदली, जहां सामने से मुकसिम बैठा उसे काम में मसरूफ तरीन दिखाई दे रहा था। अलीसा मुकसिम को देखते देखते ही गहरी नींद में उतर गई। मुकसिम अपने काम में मसरूफ साथ साथ काम कर रहा था और साथ साथ चाय पी रहा था। चाय खत्म करके मुकसिम ने कप टेबल पर रखा और नसें उठाकर सामने देखा, जहाँ अलीसा गहरी नींद में उतर चुकी थी। उसे देखकर मुकसिम के चेहरे पर चांदार मुस्कुराहट रिंग गई। अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके मुकसिम ने लैपटॉप बंद किया, उस साइड पर रखा और उठकर बेड की दूसरी साइड पर आया। बेड पर लेटते ही मुकसिम ने खींचकर अलीसा को अपनी बाहों में भरा और शिद्दत से उसका गाल चूमा। माय स्लीपिंग क्वीन। मुकसिम बोलता मुस्कुराया और उसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ता।
लाइट्स ऑफ करता, उसे किसी धक्के की तरह खुद में भींचता आंखें मूंद गया। सुबह से अलीसा काफ़ी ढीली ढीली सी लग रही थी। आज तो उसे उठाया भी मुक्सिम नहीं था, वो भी बहुत मुश्किल से, वरना कोई शक नहीं था कि उससे सारा दिन सोना ही था। अलीसा की तबीयत को थकावट समझकर मुक्सिम कमरे में ही नाश्ता मंगवाया था और ज़बरदस्ती अलीसा को खिलाकर एक टैबलेट देकर घर में सबको अलीसा का ख्याल रखने की हिदायत देकर ऑफिस गया था। उसका जाना ज़रूरी था, वरना वो इस हालत में अलीसा को छोड़कर कभी नहीं जाता। इफ़रा अलीसा के कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में खूब अंधेरा था। इफ़रा ने संभल कर कदम उठाए और लाइट्स ऑन की तो देखा अलीसा अभी भी सो रही थी, जबकि अब तो शाम के 5 बज रहे थे और मुक्सिम भी आने वाला था और वो सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। भाभी, आप ठीक तो हैं? इफ़रा परेशानी से अलीसा की जाने पड़ी। भाभी उठे। इफ़रा अलीसा को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मगर वो फिर भी नहीं उठी। भाभी उठे, भाई आने वाले हैं। इफ़रा अब की बार उसका चेहरा थपथपाते हुए बोली तो अलीसा ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर इफ़रा की तरफ देखा। उठ जाएं भाभी, फिर भाई डांटेंगे। आप सुबह से सो रही हैं और कुछ खाया भी नहीं है। इफ़रा अलीसा को सहारा देते उठाते हुए बोली। अच्छा, अलीसा नींद से डूबी हुई आवाज़ से बोली और हिम्मत करती उठ खड़ी हुई। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। इफ़रा अलीसा को वॉशरूम के दरवाजे के आगे छोड़ती हुई बोली और कमरे से चली गई। अलीसा ने हिम्मत करते शावर चलाया और कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसका सहन सुन पड़ा रहा था। उससे खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर खुद को पानी के नीचे रखे अलीसा को कुछ कुछ होश आया और अपने कपड़े चेंज करती रूम में आई और सुस्ती भरे हाथों से अपने बाल खुश्क करने लगी। थोड़ी बहुत बाल खुश्क करके अलीसा दोबारा बेड पर जा लेटी। उसे बहुत चक्कर आ रहे थे। मुक्सिम कमरे में दाखिल हुआ तो अलीसा को दोबारा सोता देखकर कुछ परेशान सा हुआ। अपना कोट उतारता, टाई ढीली करता अलीसा के करीब आया। मेरी जान उठ जाए, अब शोहर वापस भी आ गया है और आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई। मुक्सिम अलीसा के चेहरे से नीम गीले बाल हटाता हुआ मुस्कुराकर बोला। मुक्सिम की आवाज़ पर अलीसा ने हल्की हल्की आंखें खोली और फिर बंद कर ली। उठ जाओ बेगम, कि नींद ही पूरी करनी है। मुक्सिम अब की बार उसे कमर से थामे उठाकर बिठाते हुए बोला तो अलीसा ने आंखें खोलकर मुक्सिम की तरफ देखा। कुछ देर तो वो देखती रही थी। मुक्सिम के गले में बाहें डालकर उसके सीने पर सर रख गई। खैर तो है बेगम, आज खुद मेरे नज़दीक आकर क्यों मुझे भुका रही हो? मुक्सिम उससे और करीब करते उसके कान में बोला। मुक्सिम के बोलने पर भी अलीसा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुक्सिम को कुछ अजीब सा लगा। उठो बेगम और पीछे हटो। मुक्सिम इस बार संजीदगी से बोला, मगर अलीसा टस से मस न हुई। मैंने बोला है उठो, और अब तुम मुझे सोती हुई ना मिलो। मुक्सिम अलीसा को उससे अलग करता संजीदा लहजे में बोला तो अलीसा ने पूरी आंखें खोलते हफ्की से मुक्सिम की तरफ देखा। अब अगर तुम मुझे सोती हुई मिली तो अच्छा नहीं होगा। चलो उठो और नीचे चलो खाना खाने। मुक्सिम उसका हाथ पकड़े संजीदगी से बोला। दिल तो उसका नहीं कर रहा था कि वो अलीसा को डांटे, और उसका बार बार सोना मुक्सिम को परेशान कर रहा था। इससे मुक्सिम को सर्द रवैया अपनाना पड़ा। आप बहुत बुरे हैं, अलीसा मुक्सिम की तरफ देखती हफ्की से बोली। हाँ, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अब उठो शाबाश। अब की बार मुक्सिम का लहजा नरम था। अलीसा मुंह बनाती अपना दुपट्टा सर पर लेती मुक्सिम के साथ चलती। खाना खाने के बाद ही मुक्सिम किसी का काम बोलकर चला गया और वो अपने काम में पड़ तरह उलझ चुका था। एसपी का कत्ल और फिर बाकी गायब हुए हावर्ड के आदमियों की खबर हावर्ड तक पहुंच चुकी थी और उससे उसी का बदला लेने के लिए मुक्सिम की फैक्ट्री में आग लगवाई थी। आग को ज़्यादा भड़कने से पहले ही कंट्रोल कर लिया गया था, मगर मुक्सिम हवेली में बगैर किसी से बताए शहर आ चुका था। जबकि फैक्ट्री में आग लगवाने के पीछे भी हावर्ड की एक चाल थी जो उससे बहुत महारत से चली थी। वो मुक्सिम को दूसरी जाने मसरूफ करके अपना काम करवा लेना चाहता था और हुआ भी ऐसा ही था। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 10 से 15 लोग जख्मी हो चुके थे, जिनकी फिक्र में ही मुक्सिम हवेली से शहर गया था बगैर किसी को बताए। उसे साफ जाहिर होता था कि उससे फैक्ट्री में काम करने वालों से कितनी मोहब्बत और कितनी फिक्र थी। सारी रात गुजरने के बाद भी मुक्सिम घर वापस नहीं लौटा था, जबकि अलीसा सारी रात भी गुनूती में रही थी। उसके सर से इस चीज़ का असर उतर ही नहीं रहा था जो सबा ने कॉफ़ी में मिलाया था। अलीसा अपनी भारी सर संभालती हुई उठी और वो मुश्किल आंखें खोलती सामने लगी घड़ी की तरफ देखा जहाँ सुबह के 8 बज रहे थे। अपने बाएं जाने देखा जहाँ पर मुक्सिम मौजूद नहीं था। उसकी साइड पर तो जरा सी चादर या कंबल भी नहीं हिला था, मतलब वो सारी रात ही कमरे में नहीं आया था। उफ अल्लाह, ये क्या हो गया है मुझे? मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? अलीसा खुद से बोलती उठी और फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ाए। सुबह सुबह का वक्त था। समरा बेगम किचन में मौजूद थी और इफ्रा भी उनके साथ ही थी।
बी जान, जान सेब, आलिम साहब और रफीक साहब बाहर नाश्ते की टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। बी जान ने इफ्रा को आवाज़ दी और बोला कि अलीसा को बुला लाए, क्योंकि इतना तो उन्हें भी मालूम हो चुका था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। कल से इफ्रा अलीसा के कमरे में दाखिल हुई तो देखा अलीसा फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी, शायद वो किसी को कॉल कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? अब आप कैसी तबीयत है अब आपकी? इफ्रा अलीसा की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ फरी, अब बेहतर है तबीयत। अलीसा भी मुस्कुराकर बोली, जबकि हकीकत तो ये थी कि उसका सर दर्द से फट रहा था और आंखें अब भी बंद हो रही थीं, जैसे बहुत मुश्किल से उससे खोल कर रखा हुआ था। सुबह सुबह किसे फ़ोन कर रही हैं? है तो है? इफ्रा अलीसा की जानिब देखते हुए बोली, हाँ, तुम्हारे भाई को फ़ोन कर रही थी, शायद वो रात को वापस नहीं आए इसलिए। अलीसा ने भी मुस्कुराकर वजह बताई। तो आपकी बात नहीं हुई भाई से? इफ्रा ने अगला सवाल किया। नहीं, फ़ोन बन जा रहा है, अलीसा अपना फ़ोन साइड पर रखती हुई बोली। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, भाई अक्सर ऐसे लेट हो जाते हैं, अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे। चले आए, बीजान नाश्ते पर बुला रही हैं। अच्छा चलो, अलीसा बोलती उठ खड़ी हुई और इफ्रा के साथ कदम बाइक की जानी बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, अलीसा ने सबकी तरफ देखते मुस्कुराकर मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की? बीजान अलीसा की तरफ देखती हुई बोली, जो आज कुछ कमजोर कमजोर सी लग रही थी। ठीक है बीजान, अब बेहतर है, अलीसा अपनी तकलीफ छुपाती मुस्कुराकर बोली, क्योंकि उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर के पास चली जाओ बेटा, मुझे तुम आज बहुत कमजोर कमजोर लग रही हो। रसिया बेगम अलीसा की तरफ देखती हुई बोली, नहीं मामा जान, मैं ठीक हूँ, आप सब फिक्र मत करें। अलीसा सबकी तरफ देखती मुस्कुराकर बोली, जबकि चांद सेब को उसकी आंखों में तकलीफ की झलक दिखाई दी थी, मगर वो सर झटकता नसें झुका गया। सबा कहाँ है फरी, आई नहीं नाश्ते पर? समरा बेगम ने इफराज से पूछा। मैं आ गई हूँ खाला जान, सबा मुस्कुराती हुई अपनी कुर्सी पर आ बैठी और नाश्ता करने लगी, जबकि बीजान को उसकी हरकत नागवार गुजरी थी। ना तो उससे किसी बड़े को अदाब किया और ना ही सलाम लिया, बल्कि अपनी ही धुन में आकर नाश्ता करने लगी। सबा ने नाश्ता करते नजर उठाकर अलीसा की तरफ देखा, वो उसे निढाल सी लगी तो उसे देखते हुए मुस्कुराई। जी लो कुछ पल अलीसा बीवी, फिर तुम्हें कुछ भी नसीब नहीं होगा, ना ये हवेली, ना ये हवेली के लोग, और ना ही मुकसिम मीर अहमद। सबा दिल ही दिल में खुद से बोलती बेतहाशा खुश हुई। खाला जान, मुझे आपसे इजाजत चाहिए। सबा समरा बेगम की तरफ देखती हुई बोली, किस चीज़ की इजाजत बेटा? समरा बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो खाला जान, कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए, मगर मैं गाँव घूमने ही नहीं गई। आज इफ्रा और मैं चलते हैं साथ, अलीसा को भी ले जाएंगे, इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, बाहर ताज़ा हवा खाएगी तो कुछ बेहतर हो जाएगी। क्या हम जा सकते हैं? सवा समरा बेगम की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम लोग चली जाना, कोई मसला नहीं है, हमारा अपना गाँव है, अपने लोग हैं। और ये बात तो सच है कि जब से अलीसा आई है ये कभी बाहर घूमने फिरने नहीं गई, इससे तो हमारा गाँव देखा ही नहीं। जहाँ से तुम बच्चियों को ले जाना और उन्हें घुमा लाना। नहीं, हम तो लड़कियां जाएंगी, वहां पर भाई का क्या काम? सपा ने चांदसेब के साथ जाने पर एतराज किया। नहीं बेटा, जवान बच्चियां हो, अकेली जाती हुई अच्छी नहीं लगोगी, किसी मर्द का साथ होना ज्यादा जरूरी है। और तुम्हारा भाई होगा ना तो साथ, वो तुम लोगों को हर जगह घुमा देगा, और जहां तुम लोगों को तन्हाई चाहिए होगी वो तुम लोगों को तन्हा भी छोड़ देगा, लेकिन तुम लोग अकेली हरगिज नहीं जाओगी। बीजान ने सबा को समझाना चाहा तो सबा हाँ में सहेल आ गई। वो बहस करके ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इस सारी गुफ्तगू में अलीसा एक बार भी नहीं बोली थी और ना ही उसे नजर उठाकर किसी की तरफ देखा भी था। वो सिर्फ अपना नाश्ता करने में मसरूफ थी, जो वो बहुत सुस्ती से कर रही थी, जबकि उसका दिमाग कहीं और ही था। वो अपने सुन होते दिमाग से मुसलसल मुकसिम के बारे में सोच रही थी। बेटा, तुम बच्चियों को ले जाना। आलिम साहब ने जहांसेब की तरफ देखते हुए बोला। जी ठीक है चाचा जान। जहांसेब ताबेदारी से बोलता अपने नाश्ते में मसरूफ हो गया। परी, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने के लिए, प्लीज मुझे फोर्स मत करो, तुम तो चली जाओ। अलीसा इफ्रा की जानिब देखते हुए बोली, जो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अलीसा को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। भाभी प्लीज चले ना, आप बाहर का माहौल देखेंगी तो आप फ्रेश हो जाएंगी, आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी, प्लीज अब मेरी बात मान लें, मेरी खातिर सिर्फ एक बार। इफ्रा बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर अलीसा की जानिब देखते हुए बोली, परी तुम फजूल जिद मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर ही रहूंगी। अलीसा ने फिर से इनकार किया। तो आप नहीं जाएंगी भाभी? इफ्रा उदासी से बोली तो अलीसा ने इफ्रा की तरफ देखे बगैर ही नाम में सर हिलाया।
ठीक है भाभी, आपकी मर्जी। आइंदा मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। इफ्रा अलीसा से बोलती उठ खड़ी हुई तो अलीसा ने नसें उठाकर इफ्रा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। मतलब वो अलीसा के इनकार से हर्ट हुई थी। अच्छा रुको, आ रही हूँ मैं, चेंज कर लूँ। अलीसा बोलती चेंज करने के लिए चली गई, जबकि इफ्रा अलीसा को मानते देखकर खुशी से उछल ही पड़ी थी। वो लोग हवेली से निकल चुके थे। फ्रंट सीट पर इफ्रा और जहांसेब और पीछे अलीसा सबा बैठी हुई थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अलीसा विंडो से बाहर के नज़ारे देख रही थी, जबकि सबा अपने मोबाइल पर मसरूफ थी। भाभी आप ठीक हैं?" इफ्रा ने अलीसा की जानिब देखते हुए पूछा। अलीसा ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया और दोबारा विंडो स्क्रीन के बाहर के नज़ारे देखने लगी। वो उन सब से बिल्कुल बेनियाज बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है। उसका दिमाग एकदम सुन सा पड़ रहा था, जैसे कुछ समझ ही ना आ रही हो। और ये भी सब सबाही की करामत थी। जब इफ्रा अलीसा को मनाने के लिए उसके कमरे में गई थी तो मुलाजमा को बोलकर गई थी कि अलीसा के लिए दूध गर्म करके लाएं, क्योंकि उसे टैबलेट खानी थी। और ये सबा ने सुन लिया था, इसलिए उसने उस दूध में कोई दुआ मिला दी थी, जिसे पीने के बाद अलीसा को अपना दिमाग सुन होता महसूस हो रहा था। उसके आसपास क्या हो रहा है उस सबसे बेनियाज सी वो। जहाँ जेब ने उन तीनों को बहुत से बाग, खेतें और वहाँ पर मौजूद ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई थीं, जो बहुत खूबसूरत थीं। यकीनन अगर अलीसा को अपना होश होता तो वो इस खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होती, लेकिन वो बूझी बूझी सी थी, ढीली ढीली सी थी। और उसे ऐसे देखकर इफ्रा और जहाँ जेब बहुत परेशान हो रहे थे। इफ्रा को तो अलीसा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जहाँ से उन लोगों को अपने खेतों में ले आया, जहाँ औरतें पानी भर रही थीं और उनके कुछ बच्चे और कुछ बच्चियाँ वहाँ पर खेल कूद रहे थे। वहाँ पर काफ़ी रौनक लगी हुई थी। इफ्रा को ये जगह बहुत पसंद थी, इससे इफ्रा अलीसा और सबा को लेती वहाँ पर चली गई, जबकि जहाँ से खेतों में काम करते मर्द हजरात की तरफ चला गया। इफ्रा काफ़ी देर से मुक्सिम से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वो मुक्सिम को अलीसा की तबीयत के बारे में बताए, जो कल रात से गायब है। और वो सुबह से बार बार मुक्सिम का नंबर ट्राई कर रही थी, और अब खुशकिस्मती से मुक्सिम का नंबर ऑन हो ही गया था और उसने इफ्रा की कॉल रिसीव कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। कॉल रिसीव होते ही इफ्रा ने सलाम लिया। वालेकुम सलाम। हैरियत? तुम सुबह से कॉल्स कर रही थी और तुम्हारी भाभी किधर है? उनका फ़ोन क्यों बंद जा रहा है? मुक्सिम ने एक ही बार में तीनों तो सवालों कर डाले, जबकि अलीसा का पूछने पर इफ्रा मुस्कुरा दी। मतलब उसका अंदाज़ा गलत था। मुक्सिम उससे बिल्कुल गाफिल नहीं हुआ था, बल्कि वो तो अपने ही काम में उलझ गया था, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सका था। और लीसा की फिक्र तो उससे बहुत ज़्यादा थी। मुक्सिम की बात करने के अंदाज से ही वो सब समझ चुकी थी। जी भाई, सब खैरियत थी। आप कल रात से घर वापस नहीं आए और भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं। कल से आज सुबह से ही वो कुछ ठीक नहीं लग रही, ना ही वो किसी डॉक्टर के पास जाने को तैयार है। बीजान की इजाज़त से हम सब बाहर आए हैं, और बाहर आने पर भी भाभी की तबीयत वैसी की वैसी है, और ना ही किसी चीज़ की तरफ देख रही हैं। मुझे उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। भाई आप प्लीज़ जल्दी वापस आ जाएं और भाभी को देखें आकर। इफ़रा ने मुक्सिम को सच्चाई से सारी तफसील बताई, क्योंकि वो कुछ भी छुपाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। कहाँ है तुम्हारी भाभी? मुक्सिम ने अगला सवाल किया। जी वो यहाँ ही है, रुके मैं आपकी बात करवाती हूँ। इफ़रा बोलते अलीसा की जानिब बढ़ी और अलीसा की तरफ फ़ोन बढ़ाया तो अलीसा ने नासमझी से नज़र उठाकर इफ़रा की जानिब देखा। इफ़रा ने फ़ोन पकड़ने का इशारा किया। अलीसा ने फ़ोन पकड़कर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा ने हल्की सी आवाज़ में सलाम लिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कॉल किसकी है। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी तबीयत है आपकी? फ़ोन में से मुस्लिम की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई थी। जी ठीक है, अलीसा ने मुनासिब सी आवाज़ में जवाब दिया। तो उसे ऐसा बात करता देखकर मुक्सिम बेचैन सा हुआ। मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनना। मुक्सिम का लहजा एकदम से संजीदा हुआ था, क्योंकि सामने खड़े दाद की तरफ से जो इशारा मुक्सिम को मिला था, उससे मुक्सिम की परेशानी दुगनी हो गई थी। जी, अलीसा ने हल्की सी आवाज़ से जवाब दिया। तुम इस वक्त जहाँ पर भी हो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलोगी। तुम्हारे करीबी इफ्रा और जहांजेब मौजूद हैं। कुछ भी हो जाए तुम इन दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी। चाहे तुम्हें कोई कुछ भी बोले, यहीं पर रुकोगी। आई समझ? मुक्सिम दाद को इशारा करते गाड़ी में बैठा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अलीसा को जवाब न देता देखकर मुक्सिम सख्त लहजे में बोला। जी जी, अलीसा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। मैं कुछ ही देर में पहुंच रहा हूँ। तुम अच्छी। मुक्सिम की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब कॉल कट गई। शिट। मुक्सिम ने अपना बंद फ़ोन देखकर डैशबोर्ड पर फेंका। दाद अपना फोन दो जल्दी। मुक्सिम का लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था। दाद ने फौरन अपना फ़ोन मुक्सिम की जानिब बढ़ाया तो मुक्सिम ने जल्दी पकड़कर जहां से वो कॉल मिलाई
जो तीसरी बेल पर उठा ली गई। हेलो। फोन के स्पीकर में जहांजेब की आवाज़ गूंजी। कहाँ पर हो तुम? मुहसिन काफ़ी सीरियस अंदाज में बोला। मैं खेतों में हूँ। क्या हुआ है? सब ठीक है? जहांजेब को फिक्र लाहक हुई। अलीजा किधर है? अगला सवाल पूछा गया। वो औरतों की साइड पर है, इफ्रा और सबा के साथ। हुआ क्या है? तुम कुछ बताओगे? जहांजेब को उसका लहजा फिक्रमंद कर रहा था। जाओ जल्दी उन्हें लो और हवेली पहुंचो। जल्दी निकलो यहाँ से। मुहसिन अब की बार इस तरीके से बोला कि जहांजेब वहां से भागा। तुम कुछ बताओगे? हुआ क्या है? जहांजेब भागते हुए बोला। बकवास बंद करो अपनी और उन्हें लेकर निकलो यहाँ से। गांव में हावर के बंदूक को देखा गया है। अलीजा की जान को खतरा है। निकलो, लेकर उन्हें वहां से। मुहसिन दौड़ा तो जहांजेब फोन बंद करता और तेजी से भागा। बीबी, वो मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। आप उससे मिलने वो चल नहीं सकती। औरत इफ्रा के करीब आती हुई बोली। कहाँ है आपकी बेटी? इफ्रा इर्द गिर्द नजर घुमाती हुई बोली। वो जी उस दरख्त के पास। उस औरत ने कुछ फासले पर मौजूद दरख्त की तरफ इशारा किया। भाभी, मैं बस अभी आई। इफ्रा मुस्कुराकर बोलती उठी और उस औरत के साथ चल दी। इफ्रा के जाते ही सबा उठी और अलीसा के करीब आई। तुम अकेली बैठी हो? चलो आओ, हम वहाँ फूल देखते हैं। सबा दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोली तो अलीसा ने नाम में सर हिलाया। ओ कम ऑन, उठो भी। सबा उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती साथ ले जाने लगी। शायद यही उस दवा का असर था जो बंदे में सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर देता है और वो किसी के इशारों पर चलने लगता है। सबा अलीसा को लिए दूसरी जानिब आई जहाँ कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं था। सबा ने किसी को इशारा किया तो वो दो आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अलीसा के पीछे आकर ठहरे और एक आदमी से एक रुमाल अलीसा के मुंह पर रख दिया, जिससे अलीसा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ ही देर में उसकी मजम्मत दम तोड़ गई और वहीं होशो हर्ट से बेगाना हो गई। जहाँ से भागता हुआ उस जगह पर आया जहाँ पर वो उन तीनों को छोड़ कर गया था, मगर वहां पर उससे कोई भी नजर न आया, जबकि थोड़ी फासले पर सबा उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। सबा, इफ्रा और अलीजा कहाँ पर हैं? जहांसेब ने परेशानी के आलम में सबा से पूछा। पता नहीं भाई, मैं तो पानी पीने गई थी। वो दोनों इधर ही बैठी थी। मुझे नहीं मालूम कि वो दोनों किधर गई। सबा ने मक्कारी से झूठ बोला। क्या हुआ है भाई, सब ठीक तो है? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? सबा अपने चेहरे पर झूठी परेशानी लाते हुए बोली। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जहां से बोलता दूसरी तरफ को भागा, जबकि सबा के चेहरे पर एक पल के लिए फातहाना मुस्कुराहट आई और फिर गायब हो गई और वो भी जहांसेब के पीछे चल दी। आखिर उससे अब ड्रामा तो करना था परेशानी का, सबकी नजरों में थोड़ी ना आना था उसे। जहांसेब दूसरी तरफ आया तो वहां पर कुछ फासले पर बच्चों के दरमियान इफ्रा बैठी हुई दिखाई दी तो तेज से इस कदम लेता इफ्रा की तरफ बढ़ा। इफ्रा, अलीजा कहाँ पर है? जहांसेब इफ्रा के सर पर खड़ा होता परेशानी के आलिम में बोला तो उसे परेशान देखते इफ्रा भी फौरन उठ खड़ी हुई। भाभी तो इधर ही थी, सबा के साथ ही, और मैं यहाँ तो इस बच्चे से देखने आई थी। क्या हुआ है? भाभी कहाँ पर है? इफ्रा को अलीसा ना दिखाई दी तो वो भी परेशान हो गई और जहांसेब से पूछने लगी। अलीसा मेरे साथ जरूर थी, लेकिन मैं तो पानी पीने गई थी और जब मैं वापस आई तो वहां पर कोई नहीं था सवाए भाई के। सबा ने अपनी सफाई पेश की। बेवकूफ लड़की, तुम उसके पास ही रहती। तुम वहां से क्यों गई? जहांसेब इफ्रा की तरफ देखता दौड़ा। इफ्रा उसके धारने से खौफ से कांपने लगी। जहांसेब, इफ्रा ने कुछ बोलना चाहा। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से उसकी जान खतरे में आ चुकी है। जहांसेब इफ्रा की तरफ देखता हुर्राया तो इफ्रा की आंखें बेसाख्ता नम हुई। इफ्रा से नजरें हटाते जहांसेब ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई और कदम आगे की जाने बढ़ाए, जबकि पीछे खड़ी इफ्रा और सबा को अपने पीछे आने का इशारा किया तो वो दोनों उसके पीछे निकल दी। हेलो, मेरी बात सुनो कान खोलकर। इस गांव से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। हर जगह पर अपने आदमियों को फैला दो। हमारे गांव में हावर के आदमी दाखिल हुए हैं। अगर उनमें से कोई एक भी इस गांव से बाहर चला गया तो तुम सबकी मौत मेरे हाथों पक्की है। जहां से फ़ोन कान से लगाता हाथ से ऊंची आवाज़ में धाड़ा और फ़ोन बंद करके अपनी जेब में रखता गाड़ी में बैठ गया, जबकि उसके बैठते ही वो दोनों भी बैठ चुकी थी। पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता जहांसेब हवेली पहुंचा। हवेली के आगे गाड़ी रोककर जहांसेब ने उन दोनों को उतरने का इशारा किया तो वो दोनों उतर गई और हवेली के अंदर चली गई। उनकी हवेली के अंदर जाते ही जहांसेब ने सन से गाड़ी दौड़ाई। कहाँ मरे थे तुम? तुमसे एक उसकी रखवाली नहीं हो सकी। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जहांसेब की दी की खबर सुनते ही मुकसिम अपने आपे से बाहर होता गुस्से से दौड़ा। कुछ नहीं होगा उसे। हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। मैं गांव की हदूद पर खड़ा हूँ। यहाँ से जाने वाला हर शख्स अपनी जान से जाएगा।
जहाँ से मुक्सिम को हौसला देते हुए बोला, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो कहाँ से हौसला कर सकता था। अलीसा के मामले में उसका बस नहीं चल रहा था कि वो 1 मिनट की भी देर किए बगैर उठकर काउंट पहुंचे और उस शख्स का सीना गोलियों से छलनी कर दे जिसने उसकी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दाद, गाड़ी तेज चलाओ। मुक्सिम फोन बंद करता दाद को हुक्म देते हुए बोला तो दाद ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी, जो पहले ही काफी हद तक तेज थी, और अब गाड़ी हवाओं से बातें करती जा रही थी, क्योंकि दाद को अलीसा बहुत पसंद थी। उसकी कोई बहन नहीं थी, मगर वो बिल्कुल उसे अपनी बहन की तरह लगती थी और अपनी बहन की तरह ही अजीज थी। इफ़रा जब से घर वापस आई थी तब से रोई ही जा रही थी। 1 मिनट को भी ऐसा नहीं था जब वो चुप हो गई हो, जबकि उसे ऐसे रोता देखकर घर वाले मजीद परेशान हो गए थे। परी बच्चे, चुप कर जाओ, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। इस तरह तुम हमें मजीद परेशानी में मुब्तला कर रही हो। तुम अपनी भाभी के लिए दुआ करो, अल्लाह पाक उसे सलामत रखे। बेजान इफ़रा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जो उनकी गोद में सर रखे रो रही थी। नहीं बीजान, मेरी लापरवाही की वजह से ऐसे हो गया। मैं ना चाहती भाभी को अकेला छोड़कर, तो भाभी इस वक्त मेरे साथ होती। अगर भाभी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। इफ़रा रोती हुई बोली, जबकि रो रो कर उसकी आवाज़ ही भारी हो चुकी थी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करेंगे, कुछ नहीं होगा उसे। बीजान ने उसे चुप करवाना चाहा, जबकि वो खुद भी बेहद परेशान हो चुकी थी। उनका दिल खौफ से लरस रहा था कि अगर अलीसा को कुछ हो गया तो वो सब खुद को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उनके पास ही चाय नमाज पर बैठी रसिया बेगम का दिल तो अलीसा की फ़िक्र के लिए अपने रब की हजूर दुआएं मांग रहा था, और समरा बेगम भी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। चाहे वो उनकी सगी बेटी नहीं थी, मगर उन्होंने कभी उसे इफ़रा से कम नहीं समझा था, और लीसा ने भी बिल्कुल उन्हें माँ जैसी इज्जत दी थी। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारे आदमी निकले क्यों नहीं उसे लेकर? सुबह फोन कान से लगाती काफी परेशानी के आलम में बोली, मुगजिम और जहांजेब ने गांव में चारों तरफ अपने आदमी फैला रखे हैं। अगर मेरे आदमी वहां से निकले तो वो पकड़े जाएंगे। आवर की आवाज फोन में गूंजी। कैसे बेहुदा आदमी रखे हैं तुमने? तुमसे एक जरा सा काम नहीं हुआ। सवा गुस्से से बोली। अपनी बकवास बंद रखो लड़की। यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि अगर मेरे आदमी पकड़े गए तो मुगजिम मीर अहमद ना तो तुम्हें छोड़ेगा और ना ही मुझे। आवर ने अपना डर सामने रखा। अपने आदमियों को बोलो कोई हल निकाले और जल्द से जल्द अलीसा को लेकर यहाँ से निकले, क्योंकि मुगजिम गांव पहुंचने वाला है। अगर वो पहुंच गया तो सारे गांव को आग लगा देगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सबा एक एक लफ्ज पर जोर देती बोली और बगैर उसके सुने कॉल काट दी और फोन बेड पर उछाल दिया। उसे बार बार अपनी फिक्र हो रही थी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। अलीसा ने आहिस्ता से आंखें खोली तो अपने इर्द गिर्द देखा, जहाँ मुकम्मल अंधेरा था और सामने एक टूटी हुई खिड़की से कुछ रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। वो कमरा काफी पुराना था और उसमें सब सामान टूटा बिखरा पड़ा था। अलीसा अपना भारी सर थामते उठ बैठ गई। ये मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? अलीसा खुद को किसी अनजान जगह देखकर काफी परेशान हुई। गोया उसे याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। उफ अल्लाह, मेरा सर! उसके सर में अभी भी शदीद दर्द था, जिसकी वजह से वो अपना सर ही थाम कर बैठ गई। जब उसके कानों में कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ पड़ी तो हिम्मत करती उठी और खिड़की के करीब गई। देखें, हम अभी गांव से बाहर नहीं निकल सकते। जहांजेब ने चारों तरफ अपने बंदे फैला रखे हैं। अगर हमने यहाँ से हिले भी तो हम पकड़े जाएंगे। एक आदमी फोन पर शायद किसी को वजाहत देने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके सामने 2 आदमी खड़े उसी की तरफ देख रहे थे। जी सर, समझ गए हम। यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं जी। वो लड़की बेहोश है। ओके सर। वो आदमी बोलता फोन कान से हटाता बंद कर गया और सामने खड़े दोनों आदमियों की तरफ उनसे मुखातिब हुआ। गाड़ी का इंतजाम करो। और कुछ औरतों का भी हुक्म मिला है कि इस लड़की का हुलिया बदलकर उसे लेकर जाना पड़ेगा, और तुम गाड़ी लेकर आओ। वो आदमी सामने खड़े दोनों आदमियों को हुक्म देता उनके साथ ही भाई की जाने पड़ गया, जबकि साइड पर खिड़की के पीछे छुपी अलीसा और उनकी सारी बातें सुनकर खौफ तारी हुआ। या अल्लाह, ये कौन लोग हैं और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं और कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं मुझे? मेरे अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। म- मीर, आप कहाँ पर हैं? प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाए। अलीसा रोती हुई अपने खुदा से मदद मांगती आखिर में मुकसिम को पुकारने लगी। जब उसकी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जो शायद बंद था, अलीसा फौरन से पहले उठी और तेज तेज कदम लेती उस दरवाजे तक पहुंची और उस दरवाजे को हाथ लगाकर देखा तो दरवाज़ा लकड़ी का था।
अलीसा ने बहुत कोशिश की, बहुत ताकत आजमाई, बहुत हिम्मत करके उसे दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। आखिर तंग आकर अलीसा वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है उसके साथ। मुहसिन की गाड़ी हवाओं से बातें करती हुई गांव में दाखिल हुई थी। वो गांव की हदूद पर ही उसे चांद सेब और उसके आदमी वहां पर खड़े हुए दिखाई दिए। गाड़ी वहीं पर रोककर मुहसिन तेजी से गाड़ी से उतरा और चांद सेब की तरफ बढ़ा। क्या खबर मिली है, कुछ पता चला? मुहसिन बेकरार और बेपनाह परेशानी के आलम में चांद सेब से पूछ रहा था। नहीं मुकसिम, गांव की हदूद से बाहर कोई नहीं जा सका, और ना ही कोई सुबह से गया है। ये बात तो पक्की है कि जिसने भी अलीसा को अगवा किया है वो इसी गांव में मौजूद है, और मैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार में था। अगर तो अलीसा इसी गांव में मौजूद है तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम इस गांव की गली गली से वाकिफ हैं, तो हम उसे ढूंढ लेंगे। चांद सेब ने मुहसिन को हिम्मत देनी चाहिए। चलो दाद। मुहसिन बगैर चांद सेब को कोई जवाब दिए दाद को हुक्म देता गाड़ी में बैठा, और इस बार गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहा था, जबकि चांद सेब और उसके आदमियों की भी गाड़ियां उनकी गाड़ियों के पीछे ही थीं। सुबह से शाम होने को थी, सूरज ढलता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा अपनी जगह बना रहा था, जबकि अलीसा उस कमरे में बंद सुबह से बैठी भूखी प्यासी अपनी इज्जत की सलामती की दुआ कर रही थी। अलीसा को इस वक्त शदीद प्यास महसूस हो रही थी, मगर वहां पर कोई पानी मौजूद ना था। उससे एक बार फिर से उठते दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया, मगर जवाब कोई भी ना आया। फिर खुद ही थक हार कर वहीं पर बैठ गई। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उस दरवाज़ा खोलने की या भी बोलने की हिम्मत कर ले। कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दो औरतें और उनके आगे चलता हुआ एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। जबकि उन्हें देखते ही अलीसा फौरन से उठ खड़ी हुई। आप लोग कौन हो और क्या चाहते हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दे, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्हें देखते ही अलीसा उनसे मिन्नत करने लगी। तुम किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, वैसे काफी खूबसूरत हो, मगर क्या करें, हमारे मालिक का माल हो। जब तक वो नहीं छू लेते तब तक हमें कहाँ ही लुत्फ मिलेगा। हमें तो उनके छूकर छोड़ने तक का इंतजार करना पड़ेगा। वो आदमी अलीसा के वजूद पर गंदी नसें डाले ऊपर से लेकर नीचे तक देखते कमीनगी से कहता कहका लगाकर हंसा, जबकि उसकी ऐसी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर अलीसा मजीद खौफ में मुब्तला हुई थी। होलिया बदलो इसका और लेकर आओ जल्दी बाहर। वो आदमी उन औरतों को हुक्म देता कमरे से बाहर निकल गया। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से निकाल दें। आपको पता है मैं किसकी बीवी हूँ? मैं मुहसिन मीर अहमद की बीवी हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे जाने दें, मेरी मदद करें, मेरी इज्जत को खतरा है। जब कोई रास्ता नजर न आया तो अलीसा उन औरतों के सामने गिड़गिड़ाने लगी। हम मजबूर हैं बीबी, हम जानते हैं तुम किसकी बीवी हो, मगर हमारे बच्चे और हमारे शोहर इन लोगों के कब्जे में है। अगर हमने इन लोगों की बात नहीं मानी तो ये उन्हें मार देंगे। उन औरतों ने रोते हुए अलीसा को अपनी मजबूरी बताई तो अलीसा के मुंह पर एकदम से चुप लग गई, जबकि खौफ के मारे उसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। अलीसा को महसूस हो रहा था जैसे उसका दिमाग उसका करना छोड़ दिया। वो बेजान सा जिस्म लेती वहां पर ठहर सी गई। मुहसिन तेजी से गांव का एक एक घर और उस घर का एक एक चप्पा छान रमा रहा था, मगर अलीसा तो क्या, अलीसा को कोई सबूत उससे कहीं से बरामद नहीं हो पा रहा था। सिर्फ मुहसिन ही नहीं, जान से दाद और उनके तमाम आदमी गांव के तमाम घरों में जाकर एक एक घर की कई बार तलाशी ले रहे थे, मगर बेसुध उन्हें अलीसा कहीं नहीं मिल रही थी। तमाम घरों की तलाशी लेने के बाद मुहसिन ने अपना रुख जंगल की जानिब किया। जंगल गांव से जरा हटकर था, वहां पर ज्यादातर लोग नहीं जाते थे, मगर मुहसिन को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अलीसा वहां पर मौजूद हो। मुहसिन तेज से इस कदम लेता तकरीबन भागने के अंदाज में जंगल में दाखिल हुआ, जबकि रात होने की वजह से चांद सेब और उनके आदमी भी मुहसिन के पीछे ही थे, और वो लोग हाथों में टॉर्च लिए जंगल में अलीसा को तलाश कर रहे थे। कुछ फासले पर आने के बाद मुहसिन को एक घर दिखाई दिया जो काफी पुराना और टूटा हुआ था। मुहसिन भागता हुआ उस घर के करीब गया। उस घर में दाखिल होते मुहसिन को सामने सिर्फ एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के पास जाते मुहसिन ने एक झटके से दरवाज़ा तोड़ा और कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ मुकम्मल अंधेरा ही अंधेरा था। अपने पीछे आते एक आदमी के हाथ से टॉर्च खींची और उस कमरे की जानिब दौड़ाई तो वहां पर उसे कोई शख्स तो दिखाई नहीं दिया, अलबत्ता वहां जमीन पर अलीसा का दुपट्टा जरूर मौजूद था, जिसे देखते ही वो पहचान चुका था। तेजी से आगे बढ़कर मुहसिन ने जमीन से अलीसा का दुपट्टा उठाया। दाद, अपने आदमियों को बोलो गांव की हदूद को जो भी पार करने की कोशिश करे उसे गोली मार दे। मुहसिन ऊंची आवाज में दौड़ा और दोबारा बाहर की जानिब भागा। उसे अंदाजा हो चुका था
कि वो लोग अभी ही निकले हैं अलीसा को लेकर, और इस बात का सबूत पास ही पड़े कुछ कपड़े और कुछ मेकअप का सामान था जो बिखरा पड़ा था। और सबसे अहम बात, वो अलीसा की खुशबू को पहचानता था जो उसके दुपट्टे में भी मौजूद थी। हावर हसन, अगर मेरी बीवी को एक खराश भी आई तो तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे जिस्म के टुकड़ों को कुत्ते भी खाने से मुंह मोड़ जाएंगे। मुक्सिम अलीसा का दुपट्टा अपने हाथ में लपेटता हुआ वहशत सा लहजे में बोला, जबकि आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। और इससे साफ जाहिर था कि हावर मुक्सिम के अंदर के जानवर को जगा चुका है और वो तेज रफ्तार से जंगल से निकलता गया। गांव की हदूद के कुछ फासले पर ही उन आदमियों को मालूम हो चुका था कि अभी भी गांव की हदूद पर मुक्सिम के आदमी मौजूद हैं। वो हर आने जाने वाले की अच्छी तरह से तलाशी लेकर ही उसे आगे बढ़ने दे रहे हैं। सुनो, इस लड़की के मुंह पर टेप लगाओ और इसका चेहरा ढांप दो ताकि ये बोल ना सके और ना ही इसे कोई देख सके। वो आदमी पीछे बैठी एक औरत को हुक्म देते हुए बोला, तो उस औरत ने कांपते हाथों से अलीसा के मुंह पर टेप लगाई और उसके चेहरे पर घूंघट कर दिया। जबकि उस सारी कार्रवाई में अलीसा भरपूर मसम्मत करती, नफी में सर हिलाते, सारों कतार रोकर उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी, क्योंकि ये आखिरी मौका था खुद को बचाने का। मगर वो लोग उसका मुंह बंद कर चुके थे। खुद को बहुत सीरियस रखते उस आदमी ने गाड़ी आगे की जानी बढ़ाई। गाड़ी गांव की हदूद पर पहुंचते ही कुछ आदमी गाड़ी के आगे आन खड़े हुए, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। हाँ भाई, कौन है ये औरतें और किधर जा रहे हो रात के इस वक्त? उनमें से एक कार ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को मुखातिब करते हुए बोला, साहब, हम शहर जा रहे हैं। ये हमारी घरवाली है और इनके दरमियान में बैठी इसकी बीवी है। काफी बीमार है इसलिए अस्पताल ले जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा रास्ता छोड़ दें, हमें देर हो रही है। वो आदमी बिल्कुल सीरियस अंदाज में गार्ड से बोला, जबकि पीछे बैठी अलीसा, जो ना तो खुद हिल सकती थी क्योंकि उन जालिमों ने उसके हाथ पांव भी बांध रखे थे, और ना ही बोल सकती थी, सारों के तार रोते अल्लाह से मदद तलब कर रही थी कि किसी तरह उन्हें पता चल जाए कि ये अलीसा ही है और वो लोग उन आदमियों को पकड़ लें और उसकी इज्जत बच जाए। तो गार्ड ने एक और गार्ड को इशारा किया तो वो टॉर्च लेकर उसकी जाने बढ़ा। तुम इस गांव के नहीं लगते, इसलिए तुम्हारी तलाशी लेना ज्यादा जरूरी है। गार्ड बोलता तो उससे गार्ड की जानिब हाथ बढ़ाया और टॉर्च उससे पकड़ी ही थी जब उस आदमी ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पकड़ो उन्हें, यहाँ से निकलने नहीं चाहिए ये लोग। वो गार्ड ऊंची आवाज से बोला तो तमाम गार्ड से अपनी गाड़ियां उनके पीछे लगाईं। वो गार्ड्स मुसलसल फायरिंग करते उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनका हर निशाना चौंक रहा था। और उसी बात का फायदा उठाकर वो आदमी गाड़ी की रफ्तार मजीद तेज करता आगे की जानी बढ़ रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी पर मजीद फायरिंग हुई। और अब की बार गोली उस गाड़ी के ऐन निशाने पर लगी थी। गोली गाड़ी के टायर पर लगी थी, जिसकी वजह से गाड़ी के टायरों में चरचराहट का शोर पैदा हुआ और गाड़ी रुक गई। मुहसिन तेजी से गाड़ी से निकला और उस गाड़ी की जाने बढ़ा। खबरदार कोई भी आगे बढ़ा, गाड़ी में मौजूद लड़की का दिमाग उड़ाने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। गाड़ी से निकलते आदमियों ने अपने हाथ में गन थामी और मुहसिन को गन दिखाते हुए धमकी दी। तुम क्या बच्चा समझते हो मुझे? मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मुग्जिम मीर अहमद हूँ और इन खिलौनों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। मुहसिन बगैर किसी खौफ के फुर्ती से उनकी जानिब गया, जबकि उनमें से एक आदमी गोली चला गया था, मगर मुहसिन ने छुपकर उसका निशाना नाकाम बना दिया। वहीं पीछे से गोलियां चली थीं, जिनमें से एक गोली एक आदमी की टांग और बाजू और एक आदमी के बाजू और गन वाले हाथ पर, जबकि एक आदमी की पसली में लगी थी। और ये गोलियां चलाने वाले दाद और जहांजेब थे। गोलियां लगने की वजह से उनके हाथों से गन्स गिर चुकी थी। कार से तेजी से जाकर उन तीनों को दबोचा था। गाड़ी के साथ ही खौफ से उन आदमियों को देखती वो औरतें खड़ी थीं। मुहसिन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ अलीसा बेहोश पड़ी दिखाई दी, क्योंकि उसकी हालत पहले ही बहुत खराब थी और गोलियों की आवाज़ से वो बेहोश हो गई थी। मुहसिन ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके चेहरे से वो कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही मुहसिन की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, जो पसीने से शराबोर हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। मुंह पर कोई बड़ी सी टेप लगी हुई थी, जबकि हाथ किसी रस्सी से मजबूती से बंधे हुए थे। अलीसा की ऐसी हालत देखकर मुहसिन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मुहसिन ने आराम से अलीसा के मुंह से टेप उतारी और उसके हाथ पांव खोले। अलीजा, उठो मेरी जान। मुहसिन उसके चेहरे पर से बाल हटाता उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, मगर उसके वजूद में जरा हरकत नहीं हुई। मुहसिन को महसूस हुआ जैसे अलीसा का जिस्म ठंडा पड़ रहा है और उसकी सांसें भी बहुत हल्की चल रही हैं, जो मुहसिन की सांसें रोकने के लिए काफ़ी था। मुहसिन ने उसे अपने आंसू में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते मुहसिन ने लीसा को एहतियात से बिठाया और सीट बेल्ट बांधी
और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और तेज़ी से गाड़ी हॉस्पिटल की जाने बढ़ाई। मुकसिम तेज़ रफ्तार से गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था, साथ साथ वो बार बार अलीसा की तरफ देख रहा था। कभी उसके चेहरे को हाथ लगाता तो कभी उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ता, मगर हर बार उसे अलीसा का वजूद पहले से भी ज़्यादा ठंडा महसूस होता। उसका वजूद बर्फ की मानंद ठंडा पड़ रहा था, जिसे महसूस करते मुकसिम की सांसें अटकी हुई थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा खौवर। अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। मुकसिम अपनी सुर्ख अंगार बनी आंखों से सामने सड़क की तरफ देखता हुआ बोला और गाड़ी की रफ्तार और तेज की। 30 मिनट का रास्ता उससे 15 मिनट में तय करते। अस्पताल के आगे गाड़ी रोकी। जल्दी से गाड़ी से निकलते मुकसिम ने नरमी से लीसा को अपने बाजुओं में उठाया और तकरीबन भागता हुआ अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। अस्पताल के अंदर दाखिल होते ही सामने ही उसे जैद दिखाई दिया। दाद ने उसे कॉल करके पहले ही सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी परेशानी के आलम में अस्पताल के दरवाजे के आगे ही खड़ा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। जैद ने जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाया और मुकसिम ने नरमी से लीसा को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। मुकसिम, तुम यहाँ पर रुको, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। जैद मुकसिम से बोलता तेजी से आईसीयू में दाखिल हुआ, जबकि मुकसिम वहीं बाहर खड़ा आईसीयू की जलती लाल बत्ती को देखने लगा। दाद और जहांजेब अस्पताल में दाखिल हुए और रिसेप्शन पर अलीसा का पूछकर आईसीयू की जाने बढ़े, तो वहां पहुंचते ही सामने ही मुकसिम खड़ा दिखाई दिया, जो यकतक आईसीयू के दरवाजे पर नसें जमाए खड़ा था। मुकसिम, तुम ठीक हो? जहांजेब मुकसिम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो मुकसिम ने अपनी सुर्ख आंखें आईसीयू के दरवाजे से हटाकर जहांजेब की तरफ देखा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे सकती है? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? जबकि मैं तो पहले दिन से जानता था कि उसकी जान को खतरा है। फिर मैं बगैर उसके कोई भी हिफाजत किए खुद फैक्ट्री के लोगों को देखने क्यों चला गया? मैंने उसका एक बार भी क्यों नहीं सोचा? मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात क्यों नहीं आई कि हवेली में भी कोई ऐसा मौजूद है जो हावर्ड से मिला हुआ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुकसिम के लहजे में बेबसी थी, लाचारी थी, जो जहांजेब ने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। शायद ये उस इश्क की ताकत थी जो उसे अलीसा से था, और वो डर जो उसके दिल में अलीसा के लिए बैठ गया था कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। जबकि ये बात भी हकीकत थी कि जो कुछ अलीसा के साथ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मुकसिम की लापरवाही भी शामिल थी, मगर वो ये तो नहीं जानता था ना कि कोई उसकी पीठ पीछे वार करेगा। उसे तो उन लोगों की फिक्र थी जो उसकी फैक्ट्री में चलकर जख्मी हुए थे। वो तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था, क्योंकि हवेली में उसकी अपनी फैमिली मौजूद थी और उसे इस बात का यकीन था कि उन लोगों के होते हुए अलीसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर शायद वो गलत था। उन लोगों के दरमियान ही कोई ऐसा मौजूद था जो उससे गद्दारी कर रहा था, जो हावर्ड से मिला हुआ था। कुछ नहीं होगा उसे। अपने खुदा पर यकीन रखो और हिम्मत रखो। इतनी कम मदद नहीं है तुम्हारी मोहब्बत कि जो इतनी जल्दी खत्म हो जाए। जहाँ से मुक्सी में कंधा थपथपाते हुए बोला, मोहब्बत नहीं है वो मेरी, इश्क है वो मेरा। वो इश्क जो मुझे अपनी आखिरी सांस तक उससे रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। और जिस दिन इस इश्क में ज़रा सी भी खोट शामिल हुई, उस दिन मुकसिम मीर अहमद खुद को खुद अपने हाथों से तबाह करेगा। मुक्सिम जैसे खुद से अहद कर रहा था। उसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर जहांजेब को अपनी मोहब्बत बहुत फीकी सी लगी, क्योंकि जो उससे अलीसा से की थी वो मोहब्बत तो उस इश्क के आगे कुछ भी नहीं थी जो इश्क मुकसिम अलीसा से करता था। आईसीयू का दरवाज़ा खुला और सैद बाहर आया। सैद को बाहर आता देखकर मुकसिम फौरन उसकी जानिब बढ़ा और सवालिया नज़रों से सैद की तरफ देखा। सैद ने एक नज़र उठाकर मुकसिम की तरफ देखा और फिर अफसरदा सा चेहरा लेकर दाद और जहांजेब की तरफ देखा और फिर अपना चेहरा झुकाकर नफ़ी में सर हिलाया, जबकि उसके इस अमल से मुकसिम की सांसें रुक चुकी थीं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ है? जहां से बेताब सा होता झुंझला कर बोला, तो सैद ने नसें उठाकर मुकसिम की तरफ देखा, जिसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे, जबकि आंखें खून छलकने को तैयार थीं। यार, जैद एक लफ्ज़ बोलकर चुप कर गया। मुकसिम को लगा अब उसका दिल बंद हो जाएगा। मैं चाचा बनने वाला हूँ यार। जैद ऊंची आवाज़ से बोलता एकदम से मुकसिम के गले लग गया, जबकि मुकसिम को तो कुछ समझ ही नहीं आई कि जैद उसे क्या बोला है। क्या कहा तुमने? मुकसिम ने जैद की तरफ देखते हुए पूछा। तू बाप बनने वाला है यार, और मैं चाचा बनने वाला हूँ। जैद ने दोबारा वही लफ्ज़ दोहराया और खुशी से जहांजेब के गले लग गया। क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? मतलब मेरा और अलीज़ा का बच्चा? मुकसिम किसी ट्रांस की कैफियत में बड़बड़ाया। हाँ यार, बहुत बहुत मुबारक हो। जहांजेब मुकसिम के गले लगते हुए बोला। मुबारक हो सर।
दाद ने भी गले मिलते मुबारकबाद दी। जैद, अलीज़ा। मुक्सिम ने जैद की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा जब आईसीयू से एक लेडी डॉक्टर बाहर आई। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। उन्हें 2 दिन से कोई हैवी डोज दिया जा रहा था जिसकी वजह से उन पर खुनूद की तारी हुई थी। इससे उनका ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ना खाने पीने की वजह से उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, जिसके बायस वो बेहोश हो गई थी। उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत की और केयर की ज़रूरत है। आप उन्हें हर किस्म की टेंशन से दूर रखें। यही बच्चे और माँ दोनों के लिए बेहतर है। और कोशिश करें कि दोबारा उन्हें वो दवा न दी जाए जो उन्हें 2 दिन से दी जा रही है, वरना आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। यही नहीं, आपकी बीवी की जान को भी खतरा हो सकता है। सो बी केयरफुल। अगले 5 मिनट में आपकी वाइफ को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं और 2 से 3 घंटों में उन्हें होश भी आ जाएगा। फिर आप डिस्चार्ज पेपर्स बनवाकर उन्हें घर ले जा सकते हैं। वो लेडी डॉक्टर मुक्सिम की तरफ देखती, उसे मुस्कुराकर हिदायत देती वहां से चली गई। मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ यार। मेरा बच्चा, मेरा और अलीज़ा का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। ओ मेरे खुदाया। मुक्सिम ने बेहद खुश होते जैद को कस के गले लगाया और ये उसकी खुशी का ही आलिम था कि थोड़ी देर पहले वाली तकलीफ वो भूल चुका था। हाँ हाँ यार, तू बाप बनने वाला है। अब मुझे तो छोड़ दे। यकीन मान, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ। वो अंदर है। जैद मुक्सिम की तरफ देखते शरारत से बोला, जबकि उसकी ऐसी शरारत पर जान से वो दाद का केका बेसाख्ता था। मुक्सिम उन तीनों को इग्नोर करता दाद से मुहातिब हुआ। दाद, हर जगह मिठाइयाँ बंटवाओ, गरीबों में खाना तकसीम करवाओ, सारे गांव में घर घर जाकर मीठा या दो सदके के जानवर मंगवाओ। सारे गांव को मालूम होना चाहिए कि मुग्जिम मीर अहमद बाप बनने वाला है। मुक्सिम दाद की तरफ देखते बेहद खुशी के आलम में बोला। दाद से बोलकर वो पेशेंट रूम की जाने बढ़ गया जहाँ उसकी जिंदगी उसकी मताए जान मौजूद थी। मुक्सिम पेशेंट रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही उसकी जान अजीज बीवी उसकी जिंदगी होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। मुक्सिम मोहब्बत पाश नजरों से उसकी जानिब देखता, उसकी तरफ बढ़ा और उससे करीब जाते पास पड़े स्टूल को घसीट कर उसे करीब करते वहीं पर टिक कर बैठ गया और उसका चेहरा देखने लगा जो 2 दिन में ही काफ़ी कमज़ोर कमज़ोर सी लगने लगी थी। शायद ये उस दुआ की वजह से था, मगर चेहरे का नूर वैसे का वैसा ही कायम था। मोहसिन ने आहिस्ता से उसका ड्रिप वाला हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसके चेहरे पर नसें जमा कर बैठ गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे नस्ल की खुशी भी दोगी। मैंने तो अभी तक सिर्फ तुम्हारे और अपने ही साथ को तस्वुर किया था, मगर तुमने तो इतनी जल्दी मुझे दुनिया में ही जन्नत दिखा दी। मेरी ज़िंदगी दुनिया में ही जन्नत बना दी। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने खुदा का कैसे शुक्र अदा करूं। मैं कैसे उसका शुक्रिया अदा करूं जिससे मुझे इतने बेहतरीन तोहफे से नवाजा। मैं गुनाहगार शख्स तो इस काबिल नहीं था। जो मेरे खुदा ने मुझे नवाजा है वो तो बहुत ज़्यादा है। मुक्सिम अलीसा से बोलता आहिस्ता से उसके ड्रिप लगे हाथ पर लपक चुका था और उठकर उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। मैं आज खुद से अहद करता हूँ कि अपनी जान से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मगर मैं तुम पर एक खराश तक नहीं आने दूंगा। ये सिर्फ आखिरी बार था मेरी जान। इसके बाद कोई तकलीफ तो मैं बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। कोई तकलीफ तुम्हें छू कर नहीं गुजरेगी। ये तुम्हारे मीर का तुमसे वादा है। मुक्सिम अलीसा के चेहरे को जानसा नजरों से देखता वादा करते हुए बोला। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुशी से झूम उठे। उसे सिर्फ अलीसा के होश में आने का इंतजार था। वो अपनी खुशी का इजहार उसके सामने करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि जो उसे अलीसा ने दिया है वो क्या है, उसकी खुशी क्या है। जहाँ सेब घर आया तो घर के तमाम अफराद बाहर लाउंज में बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। जहाँ सेब फ़ोन पर उन्हें तमाम सूरत हाल बता चुका था और ये भी बता चुका था कि मुक्सिम बाप बनने वाला है। ये खबर सुनते ही तमाम हवेली में तो खुशियों का समा था। हर शख्स बेइंतहा खुश था। बीजान का तो बस नहीं चल रहा था वो अलीसा के इंतजार किए बगैर खुद ही हॉस्पिटल चली जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जहाँ से मुस्कुराता हुआ सबके दरमियान आकर बैठ गया जहाँ इफ्रा बैठी हुई थी। जहाँ सेब के बैठते इफ्रा खिसक कर थोड़ी पीछे होकर बैठी तो जहाँ सेब ने गर्दन घुमाकर एक नजर इफ्रा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर नाराजगी के असरात साफ साहिर थे। उसे देखते जहाँ सेब हल्का सा मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था कि इफ्रा उससे ज़रूर नाराज होगी क्योंकि वो उस पर इतना गुस्सा जो कर गया था। बेटा, मुग्जिम और लीजा किधर है? वो लोग क्यों नहीं आए? बीजान जहाँ सेब की तरफ देखती हुई बोली। बीजान, वो लोग 2 घंटे तक आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है, आप सब सो जाएं। वो लोग आएंगे तो सुबह आप उनसे मिल लीजिएगा। जहाँ से बीजान की तरफ देखते हुए बोला। डॉक्टर ने क्या बोला है बेटा? अलीजा ठीक तो है अब की बार सवाल रजिया बेगम की तरफ से पूछा गया था। डॉक्टर ने बोला है वो बिल्कुल ठीक है।
اور 2 گھنٹوں تک اسے ہوش آ جائے گا تو مقسم اسے واپس لے آئے گا۔ آپ سب آرام کر لیں۔ جہاں سے میں تحمل سے جواب دیا۔ جہاں زیب ٹھیک بول رہا ہے، آپ سب آرام کر لیں بی جان، وہ لوگ آ جائیں گے تو پھر ہم سب صبح مل لیں گے۔ عالم صاحب وہاں بیٹھے تمام افراد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جاؤ بچے تم بھی آرام کر لو، صبح سے پریشان بیٹھی ہو۔ سبرا بیگم نے صبا اور افرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی۔ افرا بولتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ جہانزیب نے باغور صبا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا اڑا اڑا رنگ جہانزیب کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شک تو اس سے پہلے بھی صبا پر تھا، کیونکہ جب اس نے بولا کہ وہ پانی پینے گئی تھی، اس وقت جہانزیب نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ جس طرف سے وہ آ رہی تھی اس طرف تو پانی کا کوئی سسٹم تھا ہی نہیں، بلکہ وہاں پر تو صرف درختیں اور کھیتیں تھیں، جہاں پانی تو کیا تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ بھی میسر نہ تھی۔ مگر واپسی پر اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا تو صبا وہاں پر کیا کرنے گئی تھی، اور اس کے چہرے کا یہ رنگ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، لیکن جہانزیب کسی بھی ثبوت کے بنا کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ افرا بی جان کو لیتی انہیں ان کے کمرے میں چھوڑنے گئی تھی۔ علیسا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو کسی انجان جگہ پا کر حیرت سی ہوئی، جبکہ جہاں تک اسے یاد تھا وہ تو کسی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، اور اسے تو کچھ لوگوں نے اغوا کیا ہوا تھا جو اسے کہیں پر لے جا رہے تھے، اور گولیاں چل رہی تھیں۔ پھر وہ یہاں کیسے؟ علیسا نے نظر گھما کر اپنی دائیں جانب دیکھا تو مقسم بیٹھا یک تک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مقسم کو دیکھتے ہی علیسا جھٹکے سے اٹھی تھی، جبکہ اسے ایسے اٹھتا دیکھ کر مقسم کے فوراً اسے اپنے ہزار میں لیا تھا۔ کیا ہوا میری جان، تم ٹھیک ہو؟ مقسم اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بے حد محبت بھرے لہجے میں بولا تو علیسا بغیر کچھ بولے اسے گلے لگ گئی، جبکہ دل خوف سے مارے ابھی بھی لرز رہا تھا۔ میر، علیسا خوف زدہ آواز سے بولی اور اپنا نازک ہزار مقسم کے گرد اور تنگ کیا، جیسے ابھی کوئی اسے مقسم سے چھین کر لے جائے گا، جبکہ اسے ایسے خوف میں دیکھ کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ جانے میر، میں تمہارے پاس ہی ہوں، دیکھو۔ مقسم اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا تو علیسا نے مزید اپنا چہرہ مقسم کے سینے میں چھپایا۔ میر، وہ لوگ مجھے… علیسا سے آگے بولا ہی نہیں گیا۔ وہ خوف کے زیر اثر تھی، اس سے جیسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی میں وہ محفوظ ہے اور مقسم اس کے پاس موجود ہے، اسے کچھ نہیں ہوا اور اسے کہیں لے کر نہیں جایا گیا۔ میری جان، کوئی کہیں نہیں لے کر گیا تمہیں، تم بالکل ٹھیک ہو اور اپنے میر کے پاس ہو۔ مقسم اس کی کمر سے لاتا اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ٹھہرا تھا، وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ اب ٹھیک ہو؟ مقسم اپنی کمر پر بندھا علیسا کا نازک ہزار دیکھتے مدھم سا مسکراتے ہوئے بولا تو علیسا نے بغیر بولے ہی ہاں میں سر ہلایا تو مقسم نے اس کا سر چوما۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ مقسم میر احمد اپنی روح کو خود سے دور جانے دے گا؟ مقسم اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، وہ بول رہے تھے کہ وہ مجھے آپ سے بہت دور لے جائیں گے اور میرے ساتھ… ابھی علیسا آگے کچھ بولتی مقسم اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ اگر کوئی 1000 بار مر کے بھی پیدا ہو جائے نا، تب بھی کوئی مقسم میر احمد سے اس کی زندگی کو جدا نہیں کر سکتا، اور بھول جاؤ سب، نہ تو کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ میں اس کی نوبت آنے دوں گا۔ تمہارے میر کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا، یہ دیکھو۔ مقسم نے بول کر علیسا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ جب تک یہ دھڑکنا بند نہیں ہوتا تب تک تمہارا میر تم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ مقسم کو اندازہ تھا کہ ان لوگوں نے کیسی بےہودہ گفتگو کی ہوگی، اس وجہ سے وہ علیسا کے منہ سے دوبارہ وہ الفاظ نہیں سن سکتا تھا جس سے اسے بھی اذیت ملے، اور اسے بھی وہ چاہتا تھا کہ جو ہوا اس سے علیسا بھول جائے۔ مقسم کی آخری بات پر علیسا نے تڑپ کر مقسم کی طرف دیکھا تھا اور بغیر کچھ بھی بولے دوبارہ اس کے گلے لگ گئی، جبکہ کب سے رکے آنسو نے باہر آنے کا راستہ بنایا تھا۔ بیگم، کچھ خیال کر لو، یہ ہاسپٹل ہے، ہمارا بیڈ روم نہیں، کیوں چپک چپک کر مجھے بھڑکا رہی ہو؟ مقسم اس کے گرد اپنا ہزار باندھتے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا، چپ کریں آپ بہت برے ہیں۔ علیسا اپنا ہزار اس کی کمر پر مزید تنگ کرتی اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی ہوئی بولی تو مقسم کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ اچھا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں بہت برا ہوں، تم مجھے کافی بار تفصیل سے بتا چکی ہو، لیکن یار رونا تو بند کرو، تمہارے رونے سے ہمارے بیبی پر کیا اثر پڑے گا؟ مقسم اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے بولا تو علیسا نے ناسمجھی سے نظریں اٹھا کر مقسم کی جانب دیکھا، جیسے اس کی اس بات کو سمجھ نہ آئی ہو۔ کیا مطلب؟ علیسا نے مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وی آر سون ٹو بی پیرنٹس۔
मुक्सिम उसके कान में सरगोशी करता उसके गाल को शिद्दत से चूम गया, जबकि अलीसा हैरत से मुक्सिम को देखने लगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों की प्यारी सी मामा। मुक्सिम मुस्कुराता उसके पेशानी पर शिद्दत से लपकता हुआ बोला, तो अलीसा एकदम से सर तब पैर सुर्ख पड़ गई थी, जबकि उसके चेहरे पर आए इन रंगों को देखते मुक्सिम का दिल चाहा था वो उसे कहीं छुपा दे, जहां उसे मुक्सिम के अलावा कोई ना दिख सके। तुम्हारे चेहरे पे आए इन रंगों को देखने के लिए ही पिछले 4 घंटों से तुम्हारे इंतजार में बैठा था, और अब जब तुम्हारे चेहरे पे ये रंग आ ही गए हैं तो जी चाह रहा है कि तुम्हें इतनी दूर ले जाऊं जहां पर ये दुनिया हो ही ना, जहां पर सिर्फ तुम और मैं हूं और कोई भी नहीं। मुक्सिम बोलता उसके चेहरे के एक एक नक्शो जा बजा अपना लम्स बख्श रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आज तो तुम मुग्जिम मीर अहमद से उसका दिल भी मांगोगी तो वो भी मैं अपने सीने से निकाल कर दे दूंगा। मुक्सिम अलीसा के हाथों को लबों से लगाते हुए बोला, तो उसके चेहरे पे भी खूबसूरत शर्मीली सी मुस्कुराहट रिंग गई, जबकि आंखें अभी भी नम थीं। उसे अचानक मां बनने का एहसास बहुत खूबसूरत लगने लगा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ है और साथ उन्हें जैद की आवाज़ भी सुनाई थी। आ जाओ कबाब में हड्डी। मुक्सिम बदमज़ा होता हुआ बोला, क्योंकि वो हड्डी उनके कबाब यानी उनकी गोल्डन मोमेंट्स को खराब कर चुका था। मुक्सिम की इजाज़त देते ही सैयद अपनी 32 दांतों की नुमाइश करते हुए कमरे में दाखिल हुआ, फिर मशकूक नज़रों से मुक्सिम को देखने लगा। मुक्सिम ने उसे एक ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसी हो? कैसा महसूस हो रहा है अब? जैद अलीसा के करीब आता हुआ बोला, वालेकुम सलाम भाई, अब बेहतर फील हो रहा है। अलीसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और घर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना है, फिर दूध पीना है और ये मेडिसिन खानी है और फिर सुकून से सो जाना है। अगर आप चाहें तो मेरे दोस्त से अपनी थोड़ी बहुत खिदमत भी करवा सकती हैं। सैयद आखिर में आंखों में शरारत लिए मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोला, कैसी हिदमत? अलीसा ने सवालिया नजरों से सैयद की तरफ देखते हुए पूछा। अरे गुड़िया, यही मुग्जिम तुम्हारा सर दबाया करे, टांगे दबाया करे, मज़े मज़े के खाने बना कर दिया करे अपने हाथों से। सैयद भरपूर शरारत से बोला। पहले तेरा गला ना दबा दूं। मुक्सिम उसकी गर्दन को दबोचते हुए बोला। अरे ना कर यार, एक बीवी वाला हूँ, अगर तूने मुझे मार दिया तो वो बेवा हो जाएगी। कुछ तो रहम कर, खुद तो शादी करवा के बैठ गया, मेरी तो होने दे। आखिर मुझे भी जिंदगी जीने का हक है यार। सैयद भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला, तो अलीसा खिलखिलाकर हंसी। ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर और डिस्चार्ज पेपर्स ला दे, हमें घर के लिए निकलना है, रात काफी हो गई है। मुक्सिम सैयद की गर्दन छोड़ता अलीसा के करीब जाते बगैर किसी लिहाज से उसे अपने हंसार में लेते हुए बोला। वाह भाई वाह, इधर तो डॉक्टर को ही नौकर बनाया हुआ है, कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब बंदा मर जाए। जैद मुक्सिम की तरफ दिखता ताली बजाते हुए बोला, तो अलीसा फिर से हंसी। मुक्सिम बामुश्किल उसके चेहरे से नजर हटाते सैयद की तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, फिर हम चलते हैं, खुदा हाफिज। मुक्सिम सैयद से बोलता अलीसा की जानी मुड़ा और एक झटके से उसे अपने बाजू में उठा चुका था, जबकि अलीसा तो उसके संभल पर हक्की बक्की रही रहेगी। ये आप क्या कर रहे हैं मीर, प्लीज मुझे नीचे उतारें। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। नहीं, मुझे अपनी बीवी और बच्चा बहुत प्यारे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेहनत करके चल कर जाए, क्योंकि उसकी तबीयत आगे ही ठीक नहीं। इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोलता उसे लिए कमरे से बाहर निकल गया, जबकि उनके पीछे सैयद मुंह खोले मुक्सिम को देखता ही रह गया। मैंने तो बस मशवरा दिया था, ये बंदा तो वाकई खिदमत करने बैठ गया, वो भी अभी से पक्का जमीन निकलेगा। तू बेटा। सैयद बड़बड़ाता बाहर की जाने बढ़ा, क्योंकि अब उसे भी घर पहुंचना था। इफ्रा अपने कमरे में दाखिल हुई तो जहां ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ता उन्हें खुश कर रहा था। इफ्रा ने एक नज़र उसे देखा और कमरे में मौजूद बिखरा समेटने लगी, जो जहांजेब ने आते ही पिलाया था। जहांजेब उसकी एक एक हरकत को सामने शीशे से देख रहा था। उसे वो रूठी रूठी बहुत प्यारी लग रही थी, मगर अब उसी चक्कर में उसे रूठा रहने भी तो नहीं दे सकता था। इफ्रा ने बेड से जहांजेब के कपड़े उठाए और उन्हें रखने ड्रेसिंग रूम की जानी पड़ी। वो जैसे ही जहांजेब के पास से गुजरने लगी, जहांजेब ने एक ही झटके से उसकी कलाई थामते उसे अपनी तरफ खींच लिया। इफ्रा अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए सीधा उसके चौड़े सीने से आ लगी थी। नाराज है मेरी मिसेस मुझसे? जहांजेब उसके हाथ से अपने कपड़े लेकर दूर उछाल चुका था। छोड़े, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इफ्रा अपना आप जहांजेब की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। और क्यों नहीं करनी? जहांजेब उसकी मसम्मत को सिरे से नज़रअंदाज करता उसकी कमर में अपना बाजू हायल करता उसे और नज़दीक करते हुए बोला, बस नहीं करनी। इफ्रा नाराज़गी से बोली।
اپنے شوہر سے نہ بات کرنے والی بیویاں اچھی بیویوں والی لسٹ میں شامل نہیں ہوتی۔ جہاں سے افرا کی کال پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے بولا، اور جیسے بیوی پر بے فضول غصہ کرنے والے شوہر تو اچھے شوہروں کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں نا؟ افرا بھی اسی کے انداز سے بولی تو جہاں سے کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تمہاری غلطی تھی ڈارلنگ، یہ الگ بات ہے کہ تم ابھی سمجھ نہیں رہی۔ جہاں سے افرا کے ہونٹ کے نیچے موجود چھوٹے سے دل پر اپنا انگوٹھا رب کرتے ہوئے بولا، میر غلطی ہو گئی، لیکن آپ نے صبا کے سامنے میری انسلٹ کی۔ افرا کے منہ سے اصل بات نکلی، غلط، بالکل غلط۔ میں نے تمہاری انسلٹ نہیں کی، میں نے تمہیں بس ڈانٹا تھا۔ تو کیا تمہارے شوہر کا اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کچھ غلط کرنے پر ڈانٹ بھی لے؟ جہاں سے افرا کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں کاٹتا سوال کر رہا تھا، آپ کو سارے ہی حق ہیں، لیکن آپ کو صبا اور ان لوگوں کے سامنے مجھے ایسے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ افرا کافی نرم لہجے میں بولی۔ تمہیں لوگوں کی فکر ہے یا اپنے شوہر کی؟ جہاں سیب نے اسے گھورا، مجھے اس کی فکر ہے جس کو میری بالکل فکر نہیں ہے۔ افرا جہاں سیب کی طرف بولتی اس کے ہزار سے نکلی تھی۔ لیکن مجھے تو اس کی بہت فکر ہے جسے میری فکر ہے۔ جہاں سیب آنکھوں میں خمار لیے بولتا اسے دوبارہ اپنے قریب کر گیا، آپ بس باتیں نہ بنائیں اور مجھے چھوڑیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ افرا جہاں سیب کی آنکھوں میں خمار سا دیکھتی اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی، بھول جاؤ افرا بیوی، بہت کر لی نیندیں پوری۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے تمہاری کتنی فکر ہے۔ آخر ناراض ہو مجھ سے، منانا بھی تو پڑے گا۔ اپنے انداز میں جہاں سیب افرا کی طرف دیکھتا ایک آنکھ دبا کر بولا، جبکہ اس کے خطرناک ارادے دیکھ کر افرا کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی تھیں۔ نہیں، میں تو نہیں ناراض آپ سے، اور آپ کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور چھوڑے مجھے سونا ہے۔ افرا مذمت کرتی ہوئی بولی، مگر جہاں سیب کی پکڑ اتنی بھی کمزور نہ تھی جسے وہ آسانی سے توڑ سکتی۔ وہ تو اسے ہلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ نہیں ڈارلنگ، اب تو یہ ناممکن ہے۔ میں تو تمہیں منا کر ہی رہوں گا، پھر چاہے تم ناراض ہو یا نہ ہو۔ جہاں سیب جھکتے اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ لیکن میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، افرا ایک اور بار کوشش کرتے ہوئے بولی۔ لیکن مجھے تو اب اپنی بیوی کو منانا ہی ہے، ہر صورت۔ جہاں سیب اس کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے ہوئے بولا، جبکہ جہاں سیب کی جھلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے افرا کی جان پر بنی تھی۔ تمہارے بھائی اور بھابھی نے حویلی میں گڈ نیوز دے دی ہے، اور اب ہماری باری ہے۔ آخر ہمیں بھی تو انہیں دادا دادی بنانا ہے۔ جہاں سیب بولتا افرا کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنی شدت لٹانے لگا، جبکہ افرا اس کی شدت پر جہاں سیب کو مضبوطی سے اس کے کندھوں سے تھام چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جہاں سیب نے نرمی سے افرا کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں جدا کیا اور تھوڑا سا چہرہ اٹھا کر افرا کی طرف دیکھنے لگا، جو سرخ چہرہ لیے لمبے لمبے سانسیں تھی اسی کے سینے سے سٹک آ گئی تھی۔ جہاں سے مدھم سا مسکرایا اور دوبارہ اس پر جھکا، جبکہ افرا نے شرمیلی سی مسکراہٹ سے اپنے بازو جہاں سے بھی گردن میں حائل کرتے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔